नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉ के बारे में। ये भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना तुम लोगों को, बस बैठना है और सुनना है। ठीक है, इसकी पीडीएफ में दे दूंगा क्योंकि इसे ऐसे लाइन वाइज पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसका जब तक कॉन्टेक्स्ट, केस लॉ क्या है, ये सारी चीज़ें नहीं समझ आएगी तब तक कुछ नहीं समझ आएगा, आंसर में लिख ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ना, कि स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह। कब आई ये? 2024 में आई। अब इस केस में है क्या भाई? ये केस है शेड्यूल्ड कास्ट के सब क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, जो एक नई डायरेक्शन देता है रिजर्वेशन पॉलिसीज के जरिए, रिजर्वेशन पॉलिसीज को। ठीक है, तो जानते हैं सबसे पहले ये केस है क्या। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह एक लैंडमार्क जजमेंट है जो 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने दिया। ठीक है, 6:1 मेजॉरिटी के साथ। इस केस में सवाल था कि क्या शेड्यूल कास्ट के अंदर सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है रिजर्वेशन बेनिफिट्स के लिए, यानी क्या शेड्यूल कास्ट के कुछ सब ग्रुप्स, शेड्यूल कास्ट होगी मेन लेवल पर, उसके नीचे सब ग्रुप बना दो। ठीक है, जो ज्यादा बैकवर्ड है शेड्यूल कास्ट में भी और ज्यादा जो बैकवर्ड है उन्हें रिजर्वेशन में प्रायोरिटी दी जा सकती है कि नहीं, ये था इशू। ठीक है, ये इशू इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि शेड्यूल कास्ट के अंदर भी सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है। जैसे पंजाब में वाल्मीकि और मजहबी सिख कम्युनिटीज दूसरे शेड्यूल कास्ट ग्रुप से ज्यादा मार्जिनलाइज है। ठीक है, लेकिन क्या स्टेट गवर्नमेंट उन्हें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे सकती है? ये सवाल एक पुरानी केस था, ईवी चनैया 2004 का, को चैलेंज करता है। 2004 में आया था ईवी चनैया केस। ठीक है, तो उस केस को चैलेंज कर रहा है ये वाला जो अपन केस पढ़ रहे हैं। ठीक है, ईवी चनैया में कहा गया था कि भाई जो शेड्यूल कास्ट है एक होमोजेनियस क्लास है और सब क्लासिफाई नहीं हो सकते। तो ये केस शुरू होता है पंजाब शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन इन सर्विसेज एक्ट 2006 से। ठीक है, इस एक्ट में पंजाब गवर्नमेंट इस एक्ट में पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्वेशन कोटा है उसका 50% वाल्मीकि और मजहबी सिख कम्युनिटीज को पहले दिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स शेड्यूल कास्ट के अंदर सबसे ज्यादा बैकवर्ड है। लेकिन 2010 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। रीजन क्या था भाई? रीजन था भाई जो अपन केस पढ़ा, ईवी चनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004 का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई शेड्यूल कास्ट जो है एक इंटीग्रेटेड क्लास है और उनके अंदर सब क्लासिफिकेशन आर्टिकल 341 के अगेंस्ट है, जो प्रेसिडेंट को शेड्यूल कास्ट लिस्ट बनाने का पावर देता है। 341 याद रहेगा, याद रहना चाहिए, इसको जाकर बेरेट से पढ़ लेना। ठीक है, किसके पास पावर है, किस चीज की पावर है, वैसे बताइए ऊपर। फिर पंजाब गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 2020 में एक 5 जज बेंच ने देखा कि चेन्नई का डिसीजन रिकंसीडर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूशन इंपैक्ट बहुत बड़ा है, इसलिए केस एक 7 जज बेंच के पास गया। 5 जज था पहले। ठीक है, अब किसके पास गया? 7 जज बेंच के पास। और 2024 में हमें एक हिस्टोरिकल रूलिंग मिली जिसमें चेन्नई को ओवररूल कर दिया गया। सोच रहे हो, 2004 का जो जजमेंट था उसको ओवररूल कर दिया। कितने साल बाद? 20 साल बाद। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईवी चेन्नई को ओवररूल करके सब क्लासिफिकेशन को एक ग्रीन लाइट दे दी, समझ लो। ये कि भाई ठीक है, सब क्लासिफिकेशन हो सकता है। उन्होंने 6 मेजर फाइंडिंग्स दी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि समझ लेते हैं क्या क्या 6 मेजर फाइंडिंग है, ये याद होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ये तो मैं बता दूंगा क्या क्या मेजर फाइंडिंग्स है, लेकिन ठीक है आप याद होनी चाहिए, मेरे साथ रिपीट करते हैं। पहला है आर्टिकल 14 और सब क्लासिफिकेशन। ठीक है, दूसरा है इंदिरा सोहानी का स्कोप, तीसरा है आर्टिकल 341 का रूल, फोर्थ है कंडीशन क्या होनी चाहिए सब क्लासिफिकेशन के लिए, फिफ्थ है ऑब्जेक्टिव किस चीज का, एफर्मेटिव एक्शन का, सिक्स इंपेरिकल डेटा होना चाहिए। सही बात है। ठीक है, अभी क्या करके इसको डिटेल में देख लेते हैं। आराम से बैठो। ठीक है, कुछ नहीं, बस कान में लगाओ, आंख बंद करो, सुनो। ये जो नोट्स है ये तो मैं दे दूंगा यार तुम लोगों को। ठीक है, नोट्स से तो पढ़ ही लोगे, लेकिन बात सारी है मैं इसलिए नहीं पढ़ा यहाँ पर उस तरीके से जैसे पिछले लेक्चर में पढ़ा था, क्योंकि केस लॉ ना ऐसे याद नहीं होते हैं। अगर हमें कोई स्टोरी बताए हुआ क्या था, कहां से शुरुआत हुई है ना, कौन से पिछले केस को ओवररूल कर दिया गया तो याद रह जाता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे देखो बताता हूँ आगे। ये आर्टिकल पहला देख लेते हैं, आर्टिकल 14 और सब क्लासिफिकेशन। तो कोर्ट ने कहा कि भाई आर्टिकल 14 जो है उसमें क्या देखा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यहाँ की सब क्लासिफिकेशन को अलाउ करता है जब क्लास होमोजीनियस नहीं है। क्या नहीं है? होमोजीनियस नहीं है, मतलब एक जैसी नहीं है। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट के अंदर देख रहे हो ना, अलग अलग कास्ट के डिफरेंट कंडीशन है कि भाई कुछ ज्यादा बैकवर्ड है, कुछ थोड़ी बेटर ऑफ है ना। जैसे पंजाब में वाल्मीकि और मजहबी सिख ज्यादा मार्जिनलाइज है। ये सारा इन्हीं, ये जो दो आप कम्युनिटीज देख रहे हैं ना, इनके लिए ही थोड़ा इनको आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए सारी लड़ाई चल रही थी। तो उन्हें प्रायोरिटाइज करना सब्सटेंटिव इक्वालिटी प्रमोट करता है। अब बताना सब्सटेंटिव इक्वालिटी क्या है, ये कमेंट सेक्शन में बताना यार। ठीक है, अच्छा शब्द है, आंसर में डालते हैं तो इससे अपना आंसर काफी ऑथेंटिक लगता है। ठीक है, जो आर्टिकल 14 का हुआ है, इसका आर्टिकल 14 का हुआ है सब्सटेंटिव इक्वालिटी होनी चाहिए, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ अनइक्वल्स इज नॉट ट्रू इक्वालिटी। समझे बात को? सब्सटेंटिव इक्वालिटी मतलब कि भाई इक्वल ट्रीटमेंट किसका, अनइक्वल्स का, क्या नहीं है, ट्रू इक्वालिटी नहीं है। इंदिरा सोहानी का स्कोप देख लेते हैं। इंदिरा सोहानी क्या है? ये एक जजमेंट है। ठीक है, इंदिरा सोहानी 1992 में कोर्ट ने ओबीसी के सब क्लासिफिकेशन को अलाउ किया था। ठीक है, अब ओबीसी का सब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, एससी का कर रहे हैं तो गलत था। किसमें? ये चेन्नई वाला जो केस था। लेकिन अब इसी को देखकर इसके स्कोप को बढ़ाकर आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, सब क्लासिफिकेशन अलाउ किया था। कब किया था? इंदिरा सोहानी केस में, किसके लिए? ओबीसी के लिए। ठीक है, जैसे कि ज्यादा बैकवर्ड ग्रुप्स को बेनिफिट्स मिले। देवेंद्र सिंह केस में कोर्ट ने कहा कि प्रिंसिपल ओबीसी तक नहीं है बल्कि एससी और एसटी पर भी अप्लाई होता है, क्योंकि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 के अंदर ही ये सब बैकवर्ड क्लासेस हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 341 का रूल देख लेते हैं। ऊपर बताया था ना, इसको बेरेक्ट से जरूर पढ़ना है, जो भी आर्टिकल बोलता हूं तो उसको एक बार बेरेक्ट से चेक कर लेना। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है कि भाई इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, ऐसे याद नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ठीक है 341 में कुछ इससे रिलेटेड था, प्रेसिडेंट के पास था कि किसके पास था, है ना, किससे रिलेटेड था, लाइन बाय लाइन नहीं, कुछ थीम से बताऊं चाहिए बस। कोर्ट ने क्लियर किया कि भाई आर्टिकल 341 के अंदर प्रेसिडेंशियल लिस्ट सिर्फ शेड्यूल कास्ट को बेनिफिट के लिए आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, ये शेड्यूल कास्ट को एक होमोजेनियस क्लास नहीं बनाता। मतलब कोर्ट ने भाई साफ कहा, ये जो प्रेसिडेंशियल लिस्ट है ना, वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट को बेनिफिट के लिए आइडेंटिफाई करता है कि भाई कौन कौन से शेड्यूल कास्ट है और उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन इनको एक होमोजेनियस क्लास नहीं बना रहा है। समझ लो बात को कि भाई प्रेसिडेंट साहब ने एक लिस्ट निकाल दी कि ये सारे शेड्यूल कास्ट के अंदर ये सारी कास्ट आएंगी। ठीक है, समझो 10 कास्ट आएंगी, तो शेड्यूल कास्ट को एक होमोजेनियस क्लास बना रहा है? नहीं बना रहा, क्योंकि कुछ लोग ज्यादा बैकवर्ड होंगे, कुछ लोग कम बैकवर्ड होंगे ना। तो ये चीज है। स्टेट्स सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4, 16 सब क्लॉज 4 विदाउट ऑल्टरिंग द लिस्ट। यानी पंजाब का लॉ वाल्मीकि और मजहबी सिख को प्रायोरिटी देता है, लेकिन किसी शेड्यूल कास्ट को लिस्ट से नहीं निकालता। बस यही है इसका। फिर फोर्थ क्या था, आपने याद किया था, कंडीशन फॉर सब क्लासिफिकेशन। देख लो सब दिमाग में चल रहा है। ठीक है, ऐसे तुम लोगों को चलना चाहिए कि भाई पहले भी क्या था, दूसरे भी क्या था, तीसरे भी क्या था। फिर से रिवाइज करो। फर्स्ट में क्या बोला अपन ने, याद करो, आर्टिकल 14 और सब क्लासिफिकेशन। सेकंड में क्या बोला, इंदिरा सोहानी का स्कोप। थर्ड में क्या बोला, आर्टिकल 341 का रूल। 341 में किसके पास पावर है? प्रेसिडेंट के पास पावर है। क्या निकालने की? शेड्यूल कास्ट के लिए लिस्ट निकालने की। ये जो लिस्ट होगी वो होमोजेनियस होती है? नहीं भाई, होमोजेनियस नहीं होती है। बस इतनी सी बात है। फिर फोर्थ क्या देख रहे हैं, कंडीशन फॉर सब क्लासिफिकेशन। अब सब क्लासिफिकेशन करना है तो इसकी शर्तें क्या है भाई? दो शर्तें देख लेते हैं। पहला रेशनल डिफरेंशियल होना चाहिए, हमने पहले भी देखा इस वाले शब्द को। ठीक है, एक वैलिड रीजन होना चाहिए, जैसे ग्रेटर बैकवर्डनेस है भाई, है ना, या फिर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, या फिर क्या बोलते हैं उसे,
एजुकेशनल काफी बैकवर्डनेस है, ठीक है, बाकियों के मुकाबले। फिर है नेक्सस विद पर्पस, दो चीजें रहती हैं, रेशनल डिफरेंशिया, सेकंड इज नेक्सस विद पर्पस, मतलब सब क्लासिफिकेशन का मकसद होना चाहिए सबसे बैकवर्ड ग्रुप्स तक बेनिफिट्स पहुंचना, ठीक है, लेकिन 100% ये शेड्यूल कास्ट कोटा एक सब ग्रुप को नहीं दिया जा सकता, वरना दूसरे शेड्यूल कास्ट के राइट्स वायलेट होंगे, है ना। मतलब शेड्यूल कास्ट का कोटा है, ठीक है, एक बहुत ज्यादा बैकवर्ड है शेड्यूल कास्ट के अंदर, तो क्या उसको पूरे 100% दे दो? नहीं भाई, उसके अंदर भी कुछ परसेंटेज बना दो जो इनके लिए रिजर्व रहेगा। अगर नहीं करेंगे ऐसा और इनको पूरा शेड्यूल कास्ट का जितना भी रिजर्वेशन होता है वो इस बैकवर्ड क्लास को देंगे, तो बाकी वाले क्या करेंगे भाई, है ना। समझे बात को, ये खेल है। फिर है ऑब्जेक्टिव ऑफ एफर्मेशन, ये एफर्मेटिव एक्शन। कोर्ट ने कहा कि सब क्लासिफिकेशन में बोले सब्सटेंटिव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी रिजर्वेशन बेनिफिट्स उन शेड्यूल कास्ट सब ग्रुप तक जाएं जो सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज है। ऐसा ना हो कि भाई जाना तो खैर सबको चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा किसको जरूरत है, जो सबसे ज्यादा बैकवर्ड है, ठीक है। स्टेट को प्रूव करना होगा कि किसी ग्रुप की इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन उसकी बैकवर्डनेस की वजह से है ना, ना कि किसी और वजह से। अब एक एम्पिरिकल डेटा की जरूरत है लास्ट में। सब क्लासिफिकेशन के लिए स्टेट को क्वांटिफाइबल डेटा दिखाना होगा, मतलब कि भाई नंबर्स वाइज दिखाना होगा, जो प्रूव करे कि एक शेड्यूल कास्ट सब ग्रुप स्टेट सर्विसेज या एजुकेशन में इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है और ये उसकी बैकवर्डनेस की वजह से है। ये इंश्योर करता है कि पॉलिसी आर्बिट्रेरी नहीं है ना। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात और है कि इसमें कि मेजॉरिटी ओपिनियन स्पेशली जस्टिस बी आर गवई जी ने सजेस्ट किया कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी क्रीमी लेयर प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर भी तो लोग होंगे जो अमीर हो चुके होंगे। देखते हो ना मीना वगैरह ये सब लोग, ऐसे में नाम ले सकता है ना, कि कहा जाता है कि भाई ज्यादातर मीना लोग निकल के आते हैं, तो उनके इस समय बाकियों से एज कम्पेयर टू अदर शेड्यूल कास्ट उनके जो स्टेटस है थोड़ा अच्छा हो गया पहले से, है ना, और बाकियों का अभी भी पीछे है ना। तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई क्रीमी लेयर प्रिंसिपल भी अप्लाई होना चाहिए, यानी जो SC ST मेंबर एफ्लुएंट है, ठीक है, उन्हें रिजर्वेशन बेनिफिट से एक्सक्लूड किया जाए ताकि बेनिफिट ट्रूली बैकवर्ड तक जाए। ये आइडिया जनरल सिंह वाला केस है उससे इंस्पायर्ड है, लेकिन जस्टिस बेला त्रिवेदी जी ने डिसेंट दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये शेड्यूल कास्ट एक होमोजेनस क्लास है, उन्होंने कहा होमोजेनस क्लास है, बाकी सबने कहा कि होमोजेनस क्लास नहीं है, उन्होंने कहा कि होमोजेनस क्लास है आर्टिकल 341 के अंडर, और सब क्लासिफिकेशन प्रेसिडेंशियल लिस्ट के साथ इंटरफेयर करता है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन 6 जजेस की मेजॉरिटी ने इसे डिसएग्री किया और सब क्लासिफिकेशन को अप्रूव कर दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या चीज इंपैक्ट होगी, इंप्लीकेशन क्या है भाई जजमेंट का। तो जजमेंट का इंपैक्ट क्या है वो देखते हैं। पहला क्या है, टारगेटेड बेनिफिट हो पाएंगे कि स्टेट्स जो है ना अब शेड्यूल कास्ट के सब ग्रुप जैसे वाल्मीकि मजहबी सिख या तेलंगाना में मंडी का कम्युनिटी होती है, ठीक है, ये सब के लिए स्पेसिफिक पॉलिसी बना सकते हैं, ठीक है। फिर है स्टेट ऑटोनॉमी आ जाएगी, स्टेट को लोकल कंडीशन के बेसिस पर रिजर्वेशन पॉलिसी डिजाइन करने की ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी, है ना। और स्टेट अपने यहाँ देखेंगे कि भाई कौन ज्यादा बैकवर्ड है, हर स्टेट में अलग कम्युनिटी बैकवर्ड होगी ना, या सेम होगी, अलग होगी भाई, तो देखेंगे और हिसाब से डिजाइन करेंगे अपना जो भी होगा पॉलिसी। ऊपर से क्रीमी लेयर डिबेट है, फिर ये थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, इसे भी देख लेते हैं। हाँ, क्रीमी लेयर डिबेट को ये SC और ST के लिए क्रीमी लेयर का मेंशन फ्यूचर डिस्कशन ट्रिगर कर सकता है। अब भाई हमारे चीफ जस्टिस जी ने बोल दिया, तो अभी तो आगे बात तो चलेगी ना, इस पर डिस्कशन तो हो गई, और हो सकता है कि आगे इससे रिलेटेड लॉ भी आ जाए कोई। फिर चौथा है समझ लो जुडिशियल रिव्यू, एम्पिरिकल डेटा मैंडेटरी कर दिया है ना, और पॉलिसी जुडिशियल स्क्रूटनी के अंदर आएंगी। इससे क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। सोशल जस्टिस ये सब्सटेंटिव इक्वालिटी को स्ट्रेंथन करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, ठीक है। तो बस यही था इसमें, बाकी अब कुछ नहीं करना है, ये पूरा समझ चुके हो, ये नोट्स में प्रोवाइड कर दूँ तुम लोग, ठीक है। फिर क्या करना है बताओ, क्या करोगे? कुछ नहीं करना है भाई, इस जितना जो भी नोट्स पढ़ोगे अब जब आगे क्वेश्चन करोगे कभी भी मॉक पेपर या फिर प्रीवियस क्वेश्चन, तो उसके अंदर इस वाली जजमेंट को जरूर डालने की कोशिश करनी है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है और पिछले साल ही आई है, तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि इसने पहले ही एक जो केस था चेन्नई वाला उसको ओवररूल कर दिया, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें चीफ जस्टिस जी ने भी काफी ऊपर से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका, ठीक है। चलो ठीक है ना, सब बढ़िया, चलो बाय।